गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान से हम लोग उसके प्रकृति नेचर्स एंड जो है इसके नेचर्स क्या है क्या नहीं है, इसमें आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए तो जहाँ तक जैसे लॉ से रिलेटिव अगर हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं तो वहाँ पूछ लिया जाता है। अगर आप पीसीएसजे के एग्ज़ाम में कहीं भी दे रहे हैं तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर और भी कोई सेमेस्टर के पेपर दे रहे हैं, जैसे बीए वे कर रहे हैं, उसमें आप लोग इस सब्जेक्ट को लिए हैं तो उसमें भी पूछ सकता है। एमए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो मतलब जहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है, वास्तव में प्रकृति क्या है भारतीय संविधान की। इसके संघात्मक है, एकात्मक है, क्या है, लिखित संविधान है, क्या नहीं है। तो मैं करीबन 8 से 10 पॉइंट पे इस पर चर्चा करूँगा। आप लोग तो लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को समझ में आएगा एकदम बढ़िया से अच्छे से। क्योंकि मैं अगर जो लोग मुझे पहले जानते होंगे वो लोग जानते होंगे कि मैं कितना तरीके से अच्छे से बताता हूँ। तो जैसा कि ये हिंदी में राइटिंग नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने कई जगह से लिख कर इसको कर करके छाट करके इकट्ठा करके कई जगह से लिखा हूँ, तो बढ़िया लिखा हूँ सही से। आपको जो भी कैसे कोई भी एग्ज़ाम हो तो 4 से 5 क्वेश्चन पेज में लिखना होता है क्वेश्चन को, तो वहाँ तक मैंने 6 से 7 पेज में इसको कोरिलेट किया है। तो वहाँ उसमें से अगर आप कुछ पॉइंट याद कर ले रहे हैं, 3 से 4 पॉइंट याद कर ले रहे हैं, तो आप लोग का बेनिफिट है दोस्तों। एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से, बढ़िया आंसर राइटिंग। कोई भी एग्जामिनर ये अगर ऐसे आप लोग लिख रहे हैं तो कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता है, ये मेरा गारंटी है मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत बढ़िया से बना करके उसको लिखा हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको समझाता हूँ, तो लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और अच्छे से। और नोट डाउन, और एक बात है दोस्तों, एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए आप लोग, नहीं तो जो भी है आप लोग के पास A4 साइज पेपर है तो मैं उसी से पढ़ता हूँ, बाकी आप लोग उसको ले लीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट जो भी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा नोट डाउन एक बार कर लेंगे तो वास्तव में 20 से 30 मिनट, 1 घंटा इस क्वेश्चन पे दे दिए तो वास्तव में करें क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। नोट डाउन करके इसके बाद फिर एकदम इसके बाद दोहरा लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वीडियो में उतना बढ़िया नहीं हो पाती है, सही से समझ में आ पाएगी आपको, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि सामने तो है नहीं आप लोग। तो बाकी जो भी पूरी तरह कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं शुरुआत। नंबर फर्स्ट है, क्या भारतीय संविधान संघात्मक है? ये आपको पहले नंबर ये पॉइंट होगा। इसके बाद दूसरा है संघात्मक, तीसरा है एकात्मक। अब संघात्मक एकात्मक इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद जैसे आप लोग का ये परिसंघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व, ये देखिए चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है लिखित संविधान, संविधान की सर्वोपरिता शक्तियों का विभाजन। इसके बाद अगला देखिए 6 नंबर पॉइंट है, शक्तियों का विभाजन कैसे होता है। नंबर 7 है संविधान की अपरिवर्तनशीलता। नंबर 8 है न्यायपालिका का प्राधिकरण। नंबर 9 है राज्यपाल की नियुक्ति। नंबर 10 है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति के निर्माण एवं राज्यों के निर्माण, राज्यों के मतलब ये दिया है शक्ति का निर्माण। 11 नंबर पॉइंट है ये, इसमें अलग है। इसमें नए राज्य के निर्माण और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने की संसद की शक्ति, ये होता है। इसके बाद अगला है लास्ट पॉइंट 12 नंबर, आपात उपबंध है, इमरजेंसी जो लगती है। तो ये 10 से 12 पॉइंट है करीबन। आप लोग अगर एग्जाम में 4 से 5 पॉइंट अगर तैयार कर लिए बढ़िया से तो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर एक बार पढ़ लिए तो 3 से 4 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा काम समझाना है, बाकी आप लोग के काम डिपेंड है कि आप लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, किस तरीके से। तो नोट डाउन जहाँ तक करेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर नोट डाउन करेंगे तो आप लोग के लिए 2 फायदा है, आप लोग का क्वेश्चन भी तैयार होगा, हैंड राइटिंग भी बनेगी और अच्छे से तैयार हो जाएगा और जल्दी भूलता नहीं। जब मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं आपको बताया भी हूँ। तो चलिए, जैसे कि मैंने वादा किया हूँ तो आप लोग को मैं बताऊंगा हर एक चीज़ें। तो इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे LLB 3 ईयर्स स्टूडेंट के लिए मैं वादा किया हूँ तो उसको पूरा करूँगा। बहुत जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट अगर एक बार मुझसे पढ़ लिया आप लोग तो वास्तव में कह रहे हैं क्लियर हो जाएगा। देखिए, और जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ा करके बताऊंगा, बाकी नोट्स चाहिएगा तो उसको भी बताइएगा दोस्तों। मैं आप लोग की हर तरह से मदद करूंगा। चलिए देखते हैं, क्या भारतीय संविधान संघात्मक है? संविधान नेताओं ने संविधान को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में, अब कौन कौन सा? संघात्मक एंड एकात्मक। कि कौन से वर्ड में? 2 वर्ड में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है संघात्मक, नंबर सेकंड है एकात्मक। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है तो आप लोग जान रहे होंगे, उसमें कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग जान लीजिएगा अच्छे से।
तो चलिए अब संघात्मक देखते हैं कि संघात्मक होता क्या है वास्तव में। संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन रहता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसका संघात्मक मतलब ये होता है दोस्तों कि दोनों सरकार पूरी तरह से अपने मतलब जो केंद्र के हुए या स्टेट के हुए, दोनों सेंट्रल या स्टेट, दोनों सरकारें अपने अपने इस मतलब जगह पर अपने अपनी काम करती हैं। ये चीज़ें संघात्मक है, में शक्तियों का अलग अलग विभाजन रहता है। एकात्मक क्या होता है देखिए, एकात्मक संविधान नाम से पता चल रहा होगा कि क्या चीज़ है। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होता है। अब जान लीजिए, जो प्राय केंद्रीय सरकार होती है, प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है, ये भी जान लीजिए। जो स्टेट है, प्रांत मतलब यहाँ स्टेट, जो राज्य है वो केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे। जब इमरजेंसी पावर लगता है, जो कोई भी राष्ट्रपति शक्ति लगती है, तो उसमें जो है केंद्र ही सब कुछ करता है, बाकी राज्य का कोई, मुख्यमंत्री का कोई रोल उसमें नहीं रहता है, सिर्फ वहाँ का राष्ट्रपति ही मेन कार्य करेगा। बाकी ये चीज़ें होती है, बाकी और चीज़ें होती हैं अलग अलग जगह पे, तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग को नाम से पता चला हो तो समझ में आ रहा होगा जहाँ तक है। मैं बहुत अच्छे से नोट बनाया हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया मेहनत करके, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग को कहीं ज़रूरत नहीं है जाने की, एक बार हमसे पढ़ लिया, आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके पढ़ लिए, आप मुझसे पढ़ लिए, तो आप लोग को 100% गारंटी के साथ, मैं श्योर के साथ कहता हूँ कि आप लोग कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं इसमें, कोई भी क्वेश्चन में जो चीज़ें मैं बताऊँगा। चलिए देखिए, परिसंघात्मक संविधान की आवश्यकता क्या है। नंबर फर्स्ट है लिखित संविधान, ये पहला नंबर है। तो लिखित संविधान क्या होता है, अब मैं आपको इसको बता दूं। चलिए देखिए, संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। यौन संघ राज्य की स्थापना एक जटिल संविदा द्वारा होती है दोस्तों। संविदा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा होती है, जिससे संघ में शामिल होने वाली इकाइयाँ कुछ शर्तें पर ही संघ में शामिल होती हैं। इस प्रकार की शर्तों पर लिखित होना आवश्यक होता है दोस्तों। ये पर इस पे दोस्तों लिखित जरूरी है। जैसे कि लिखित, आप लोग लिखित जान रहे हैं, लिखित संविधान लिखा है तो आप लोग जान रहे हैं, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश इंडिया का है। बाकी सबसे पहले जो रहा था संविधान वहाँ का, अमेरिका का जो लिखित संविधान था। ऐसे है चीज़ें हैं, कई चीज़ें कई जगह से हमने लेकर के उस चीज़ को बनाया है, तो आवश्यक होता है। अन्यथा संविधान की सर्वोच्चता एवं अछूट रखना असंभव होगा, ये भी जान लीजिए। संविधान के लिखित होने से केंद्रीय, दो बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, होने और राज्य सरकारों को अपने अपने अधिकारों के संबंध में स्पष्ट रूप से ज्ञात रहता है एवं वे एक दूसरे पर विश्वास रख कर कार्य करती हैं, ये भी जान लीजिए। एक दूसरे पर डिपेंड होकर के, विश्वास करके, कहते हैं कि कोई अगर काम किया जाए तो इंसान सारे दोस्तों थोड़ा तबीयत नहीं सही है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, मैं वादा किया हूँ तो मैं आपको चीज़ें दूंगा। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको एग्ज़ाम से पहले, सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से, बढ़िया से। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। तो ये कह रहा है कि दोनों सरकारें क्या करती हैं, अपने अपने अधिकारों में संबंध में स्पष्ट रूप से ज्ञात रहती है। मतलब वो मतलब विश्वास के रूप पर, आप ही कहीं किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी दोस्त को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं आप विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में वास्तव में किसी को कोई जानता नहीं, तो लेकिन विश्वास कर रहे हैं कि हाँ ये लड़का वापस कर देगा पैसा। तो ऐसे इसमें होता है कि ये चीज़ें होती हैं, दोनों लोग आपस में विश्वास करके, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर विश्वास कर, राज्य स्टेट पे करती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे करती है। तो दोनों लोगों में कोई चीज़ कानून बनता है या कोई दिक्कतें होती है, तो कोई भी बजट पास होता है, तो सब दोनों में अपना संबंध अच्छा रहता है, तो इसलिए होता है। ये चीज़ें कहा। संविधान की सर्वोपरिता दूसरा नंबर है इसमें। देखिए इसमें संविधान सरकार के सभी अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत, 3 अंग है दोस्तों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग, यही अंग ही है, का स्रोत होता है। उनके संगठन, स्वरूप एवं शक्तियों की पूर्ण व्यवस्था संविधान में ही निहित होती है। संविधान उनके कर्म क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। देखिए संविधान उनकी कर्म क्षेत्र की सीमा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ हमारे देश में अगर कार्य करती है या किसी देश में करती है तो संविधान के अकॉर्डिंग ही करती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना है कि कोई भी बॉडी हो, तीनों बॉडी में से, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, संविधान के अंडर में रह करके काम करेंगे, क्योंकि रोल तो रूल है, क्योंकि उसको बाउंडेशन उसको पार नहीं कर सकती, चाहे कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो या विधायिका हो, ये तीनों। समझ गए आप लोग। तो क्या कार्य क्षेत्र की निर्धारित सीमा मतलब वो तय करता है, कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है, ये जाने। इसीलिए संविधान हमारा बना, इसलिए हर एक देश का संविधान है, जिनके भीतर ही वे कार्य करती हैं। संघीय अवस्था में संविधान देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। देखिए सर्वोच्च विधि संविधान को ही माना जाता है। तो थोड़ा तबीयत नहीं सही, मैं पहले बताया हूँ, तो थोड़ा बहुत हो जाएगी, खांसी आ रहा बहुत तेज से।
तो ये चीज़ें कहा गया है, देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। इसे नंबर 1 विधि माना जाता है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलते हैं, कुछ उसी के अकॉर्डिंग कानून बनते हैं, कानून पारित होते हैं, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता है, संविधान। इसलिए उसे सर्वोच्च लाभ माना गया, उसको विधि माना गया, किसी भी देश का हो संविधान। बाकी आप लोग जान रहे हैं कि इंग्लैंड का संविधान क्या है, लचीला संविधान है, वो विधि के अकॉर्डिंग बनता है, वहाँ के लिए रिवाज के अकॉर्डिंग बनता है, वैसे बनता चला जाता है। बाकी हमारे इंडिया का ऐसा नहीं है। तो शक्तियों का विभाजन बाकी किसी देश का नहीं है। केंद्रीय और राज्य, तीसरा नंबर है शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन कैसे होता है? सॉरी दोस्तों, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। इन शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है, ये जान लीजिए। ये इन शक्तियों, कोई भी शक्ति का विभाजन या कोई चीज़ किया तो संविधान के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। मैं पहले बता दिया हूँ, तो ये चीज़ें कहा गया है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बढ़िया से। प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती है, मतलब प्रत्येक सरकार, जो भी किसी भी स्टेट की सरकार हो, गवर्नमेंट हो, तो वो अपने क्षेत्र में बहुमूल्य होती है, वही अपने क्षेत्र में स्टेट होती है, पूरे देश, पूरे राज्य का वो मालिक होता है, कोई भी हो, तो वहाँ उसको अकॉर्डिंग है, उसको अथॉरिटी है पूरी तरह से। तो अधिकारों एवं शक्तियों पर अधिक्रमण नहीं कर सकती। सरकार के सभी अंगों का स्रोत स्वयं संविधान होता है, ये भी जान लीजिए। जो उसकी शक्तियों का प्रयोग पर नियंत्रण रखता है, ये जान लीजिए आप लोग। तो सभी शक्तियों के नियंत्रण, उस पर नियंत्रण रखता है कौन? संविधान, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 4 है संविधान की अपरिवर्तनशीलता। नंबर इसमें देखिए, अपरिवर्तनशीलता नाम से पता चला कोई चीज। देखिए, संविधान स्वभावतः कठोर होता है। किसी राष्ट्र का संविधान एक अस्थायी दस्तावेज होता है, ये भी जान लीजिए। किसी राष्ट्र का संविधान एक दस्तावेज होता है, उसे कहा जाता है। यह राष्ट्र की सर्वोच्च विधि होता है। संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया का गठन होता है, ये भी जान लीजिए। कि जो आप लोग, अगर कोई चीज़ मतलब बनाया जा रहा है, कोई कानून पारित होता है, तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, उसमें सिर्फ संशोधन हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें संविधान बन गए, संविधान को कोई टाल नहीं सकता, ना तो हटा सकता है, सिर्फ उसमें संशोधन हो सकता है बस। क्योंकि कोई कानून पारित होगा तो उसमें संशोधन होगा, जो चीज़ें आर्टिकल दिए गए तो उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, उसमें संशोधन होकर के उसको बढ़ता जाता है, हल निकलता है, सोल्यूशन। इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान अपरिवर्तनशील हो, वरना जो केवल यह है कि संविधान में वही परिवर्तन किए जा सके जो समय पर परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, ये भी जान लीजिए। जो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो मतलब उसमें जो है चेंज करते होते हैं। जैसे कोई कानून बनना है, कोई दिक्कतें हो रही है, तो वो चीज़ें वहाँ जो है आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो वहाँ लागू होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो न्यायपालिका नंबर 5 है, न्यायपालिका का प्राधिकरण। ये आवश्यक तत्व है। संघीय संविधान में केंद्र और राज्यों के आपसी झगड़ों के निपटारे का कार्य न्यायपालिका को सौंपा जाता है, ये भी जान लीजिए। न्यायपालिका में वो क्योंकि पूरी तरह उसको आज़ादी मिली है, जबकि हर एक चीज़ संसद आपका जो है, जो भी है, सब चीज़ें नहीं है, बाकी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही, उस चीज़ को, न्यायपालिका को ही जो है मतलब पूरी तरह आज़ादी मिला, पूरी तरह फ्रीडम मिला है। न्यायपालिका को सौंपा जाता है केंद्र राज्य, इसलिए मतलब सेंट्रल जो भी है, मतलब संसद और न्यायपालिका में दोनों लोगों में झगड़ा होता रहता है अक्सर करके। आपसी झगड़ा होता है, वो चीज़ें नहीं, मतलब ऐसे मार झगड़ा नहीं होता, आपस में वो लड़ाई होती है। केंद्र राज्य सरकारें उनके दी गई शक्तियों की व्याख्या अपने अपने पक्ष में कर सकती है। इस प्रकार की अवस्था में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। देखिए यहाँ पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष है पूरी तरह। संघीय संविधान में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है, ये मैं पहले बता दिया हूँ, तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आप लोग को, तो समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, मज़ा भी आ रहा होगा। यह संस्था किसी के अधीन नहीं होती, ये भी जान लीजिए। यह संस्था सुप्रीम कोर्ट, मतलब यह न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं काम करती है, वो अपने मन की मालिक होती है। संविधान, लेकिन यह है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, संविधान से ऊपर जा करके नहीं करेगी। जो चीज़ें लिखा है संविधान में वही चीज़ें करेगी, वो उससे अलग नहीं कर सकती, ये भी जान लीजिए। कहीं ना कहीं संविधान उसके ऊपर हावी है, वो सबके ऊपर संविधान हावी है। के उपबंधों के व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का प्राधिकार न्यायपालिका को प्राप्त होता है। न्यायपालिका द्वारा की गई संविधान की व्याख्या से सभी आबद्ध होते हैं, ये भी जान लीजिए। तो आगे देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ, ये केस है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं, इसको हाईलाइट नहीं किया। के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को बहुमत इस पक्ष में था कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, परंतु अल्पमत में माननीय न्यायाधीश सुब्बा राव ने इसे मूल रूप से संघात्मक ही माना, जिसे बाद में कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ, ये भी जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये केस है। 1978 एवं सेंट्रल इंग्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम बर्जो नाथ गुलामी गांगुली 1986 के मामलों में समर्थन दिया गया है तथा इसी मत को एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 में माना गया। उपयुक्त लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत का संविधान परिसंघमान है, ये कहा गया। तो केस जहाँ तक आप लोग ला कर रहे हैं तो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस लिखिएगा, नहीं तो आप लोग को नंबर दिक्कतें होंगी। जो चीज़ें मैं बता दिया हूँ ये चीज़ें लिख लीजिएगा। तो ये चीज़ें कहा गया है, आगे देखिए। अब देखिए अब एकात्मक आ गया, तो ये उसमें 5 आवश्यक तत्व थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो चीज़ें आप लोग नोट डाउन करें। तो आप संघात्मक वो पूरा हो गया, आप लोग एकात्मक। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि संघात्मक क्या चीज़ होती है तो आप लोग वही चीज़ें लिख लेंगे, और एकात्मक भी पूछ रहा है तो इसमें से कुछ कोरिलेट करके लिखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 5 पॉइंट में ही आपको याद हो, 2 ही पॉइंट याद हो इंपॉर्टेंट, तो बाकी आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका बन जाएगा, नंबर आपको एग्जामिनर देगा। राज्यपाल की नियुक्त, और अगर पूरा याद हो रहा है तो आप लोग को बहुत बेटर है। प्रांतों के राज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति करता है, देखिए एकात्मक है ये। अनुच्छेद 155 से 156, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित अपने पद पर बना रहता है, वह राज्य विधानमंडल के प्रति नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी जान लीजिए। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना अधिनियम का रूप नहीं ले सकता। जैसे केंद्र में आपके प्रेसिडेंट होते हैं, वो साइन करेंगे, वो चीज़ें करेंगे, वैसे आपको अगर स्टेट में, जैसे स्टेट में, राज्य में, किसी राज्य में हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, किसी भी राज्य में, तो वहाँ का मेन मालिक वहाँ का तो मुख्यमंत्री होता है, जैसे एक्चुअली में माना, लेकिन जहाँ जैसे राष्ट्रपति वहाँ केंद्र में होता है, वैसे यहाँ आप लोग के राज्यपाल होते हैं। देखिए, और ये चीज़ें मैं आपको कन्फ्यूज कर दूँ कि राष्ट्रपति बड़ा है कि राज्यपाल, तो कहीं ना कहीं शक्तियों के मामले में राष्ट्रपति से बड़ा राज्यपाल है, ये जान लीजिए। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है मेरे दोस्त। राष्ट्रपति तो बड़ा है वो चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं शक्तियों के मामले में तो राज्यपाल बड़ा है, उसको एक शक्ति ऐसा दिया गया है कि वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन है, आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। तब देखिए आगे, को राष्ट्रपति की विचारधारा से प्रेरित कर सकता है। अनुच्छेद 201, 288 क्लास 2 में, 304 के बी में कुछ मामलों में वह अपने विवेकानुसार भी कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 166 ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान की उक्त व्यवस्था संघीय सिद्धांत के प्रतिकूल के हैं और इससे राज्यों की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता है, परंतु यह आरोप उचित नहीं है क्योंकि राज्यपाल की स्थिति केवल एक संवैधानिक प्रमुख की है जो सर्वदा मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है, ये भी जान लीजिए। बहुत ही, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बाकी और चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो ये उस पार्ट का था जिसे बस चलिए। संविधान की शब्दावली जो भी है, किंतु व्यवहार ऐसे उदाहरण नगण्य, जबकि राष्ट्रपति ने राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों पर अपने विशेषाधिकार वीटो का प्रयोग किया हो। केरल एजुकेशन बिल की ऐसा उदाहरण है, किंतु इस मामले में केंद्र ने उच्चतम न्यायालय का परामर्श लेकर ही विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनः विचारार्थ भेजा था, जान लीजिए। ये केस है, आप लोग का इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करिएगा। वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। देखिए दूसरा पॉइंट है क्या इसमें, राष्ट्रपति हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये दूसरा पॉइंट है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यह घोषित कर दे कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद को उस विषय पर विधि बनाना विधि संगत होगा। इस व्यवस्था पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन इसी आधार पर किया जाता है।
और उस समय उस विषय पर ऐसी विधि की आवश्यकता होगी जो देश भर में लागू हो। यह कार्य केवल केंद्रीय सरकार ही कर सकती है, भी जान लीजिए, आपका स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। अब आगे देखिए, तो बोरिंग तो नहीं लग रही है मेरे दोस्त, मज़ा आ रहा होगा। तो तीसरा पॉइंट है, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों के बदलने की संसद की शक्ति है, भी जान लीजिए, संसद के पास है सिर्फ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने की शक्ति देता है। इस प्रकार राज्यों के अस्तित्व ही केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। इस व्यवस्था के निश्चय के संघीय सिद्धांत पर बहुमत आघात पहुंचता है। तो ये कहीं ना कहीं ये संसद के पास ही है, किंतु संविधान निर्माताओं ने इस उपबंध को कुछ विशिष्ट कारणों से ही संविधान में समाविष्ट किया है। संसद की क्षेत्रीय समायोजन की शक्ति को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही भली भांति समझा जा सकता है। ये कहा गया, भारतीय संविधान ने भारत में पहली बार संघात्मक व्यवस्था लागू किया और उसमें अनेक इकाइयों जैसे राज्यों को सम्मिलित किया। संविधान निर्माता उन विशिष्ट परिस्थितियों के उन कारणों से भली भांति परिचित थे जिनके फलस्वरूप राज्यों की स्थापना की गई थी और कालांतर में उनके क्षेत्रों में पुनः हेर फेर की आवश्यकता को भी अनुभव करते थे। ये कहा गया, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भविष्य में उठने वाली इस समस्या के समाधान की पहले व्यवस्था करना उचित समझा। ये लोग पहले व्यवस्था कर लिए थे कि ये चीज़ें लास्ट में जाकर के होंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता, ये भी जान लीजिए, ये कहीं ना कहीं फैक्ट है। ये ऐसा राजनीतिक और ऐतिहासिक दोनों कारणों से किया गया है। तो डाउट है सब लोग की, आप लोग की क्लियर हो रही होगी। चौथा पॉइंट है आपात उपबंध, मतलब आपातकाल कब लगता है कब नहीं। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा संकट में है, अगर विद्रोह जब 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति की वो दिया गया शक्तियों के बारे में बताता है। अगर कोई युद्ध हो रहा है, अचानक कोई सेना कुछ भी हो रहा है, आक्रमण हो रहे हैं, तो उस राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो कि आपातकाल लगा सकती है, इमरजेंसी पावर लगा सकती है। उसके पास सिर्फ ये प्रेसिडेंट के पास शक्ति है, बाकी किसी के पास नहीं है। उसे ऐसा लगता है तो अनुच्छेद 356 के अधीन यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ये भी जान लीजिए, ऐसी उद्घोषणा हो जाने पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। देखिए, सबको भंग कर दिया जाता है, राष्ट्रपति उसमें कार्य करेगा। सिर्फ पहले मैं बता चुका हूँ, तो मैं आप फिर भी बता दे रहा हूँ, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री मतलब कुछ नहीं, उतना समय प्रेसिडेंट ही मेन होगा और राज्य प्रशासन केंद्रीय सरकार के अधीन आ जाता है। देखिए, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान हो जाती है। अनुच्छेद 360 यह उपबंधित करता है कि जब भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह इस आशय की घोषणा कर सकता है। अगर कोई संकट में भारत देश या कोई देश हो तो वहाँ मतलब भारत देश अगर अचानक लग रहा है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को कि मतलब कोई खतरा मंडरा रहा है भारत देश के ऊपर, तो वो राष्ट्रपति के पास वो पावर है कि वो चीज़ें कर सकता है। वो इमरजेंसी पावर लगा करके हर एक चीज़ अपने अंदर कर लेता है। और राष्ट्रपति शक्ति बहुत ही हाई होती है दोस्तों, कसम से बहुत ही हाई होती है, जो कि अमेरिका में राष्ट्रपति शासन ही ज़्यादा चलता है। तो देखिए, वहाँ भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों के आधार पर प्रोफेसर हियर का विचार है कि भारत का नया संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये भी कहा गया है। तो जहाँ तक है दोस्तों, बस आज के वीडियो में यहीं तक था। तो आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को पूरी तरह समझ में आई होगी, कोई चीज़ें दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक है कि तो मैं पूरी कोशिश किया हूँ, आप लोग बस आप लोग की मर्जी है, आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। बट
पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लिख भी दिया हूँ, तो उसमें कुछ आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं जी। इस चीज़ें तो आपको बुक से पढ़ेंगे, सीरीज से पढ़ेंगे तो आप लोग को दिक्कत होगी। मैं इसलिए नोट के माध्यम से बता दिया क्योंकि उस चीज़ों को मैंने पढ़ा, बहुत बढ़िया से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, उसको देखा, तब इसलिए मैं कई जगह से छाँट करके मैं आपको नोट डाउन किया हूँ। तो कई पॉइंट है, तो इम्पॉर्टेंट्स जो है वही, बाकी तो बहुत बड़ा इसका नेचर है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं प्रॉमिस किया हूँ तो मैं वादा आपको बीच में निभाऊंगा, हर एक चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू दोस्तों।